हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हेट्रोसाइकिल्स की एरोमेटिसिटी को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसके बेसिस पर हम किस तरह से हेट्रोसाइकिल्स की एरोमेटिसिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डीलोकलाइजेशन एनर्जी या हम कहें कि वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन के कारण जो बॉन्डिंग एनर्जी मिलती है वो कहलाती है डीलोकलाइजेशन एनर्जी या वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो इसके लिए हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी डिटरमिन करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग प्लेन्स में होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपस में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हम एनर्जी कंसीडर करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करेंगे, ये मानते हुए कि इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जैसे हम कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन लें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम उनको एक्सप्रेस करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दो क्वांटिटीज़ में। एक कहलाती है अल्फ़ा, दूसरी कहलाती है बीटा। अब जो अल्फ़ा है वो है, उसको हम कहते हैं कूलम्ब इंटीग्रल। कूलम्ब इंटीग्रल क्या होता है? जो ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा। जब ओवरलैपिंग नहीं हुई है, बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो पी ऑर्बिटल, एक आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी वो कहलाती है अल्फ़ा या कूलम्ब इंटीग्रल। जो दूसरी टर्म मैंने बताई बीटा, वो कहलाती है रेजोनेंस इंटीग्रल, और वो बताता है कि ओवरलैपिंग के कारण, बॉन्डिंग के कारण, पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण कितना स्टेबलाइजेशन मिला है इलेक्ट्रॉन को। तो ये बताती है डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन ड्यू टू पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम दो क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस करेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बताता है आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर ओवरलैपिंग, और बीटा बताता है स्टेबलाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं बेंजीन। बेंजीन में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो उसमें हमको भरने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 6 पाई ऑर्बिटल्स। तो हम कैसे भरेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं अल्फ़ा ज़ीरो। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सेंटर में डॉटेड लाइन है अल्फ़ा, ये ज़ीरो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमने कहा कि 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जी को हम आप देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे नीचे है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, लोएस्ट एनर्जी वाला, उसके ऊपर है अल्फ़ा प्लस बीटा के 2 ऑर्बिटल, और उसके ऊपर है अल्फ़ा माइनस बीटा वाली एनर्जी के 2 ऑर्बिटल, और सबसे ऊपर है हाईएस्ट एनर्जी का अल्फ़ा माइनस 2 बीटा ऑर्बिटल। अब आपको मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किस तरह से फिल होगा? लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 ही हैं तो एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो हमने यहाँ दिखाया है 2 इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में, 2 इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा प्लस बीटा में, और
2 ही इलेक्ट्रॉन फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो ये इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से ये हमने ऑर्बिटल्स दिखाए हैं यहाँ पर। तो अब जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के इन 3 ऑर्बिटल्स में भरे गए हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी? अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, तो एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा यानी 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। इसी तरह से ऊपर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपाइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। ये हो गए ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में। और क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक, तो ये तो हुई बेंजीन के, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि डी लोकेलाइजेशन है पाई ऑर्बिटल्स के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनकी एनर्जी। दूसरी तरफ हम लेते हैं एनर्जी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन लोकलाइज्ड जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ईथीन का। तो ईथीन में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की आपको मालूम है लोवेस्ट एनर्जी लेवल से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मैक्सिमम 2 ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक ऑर्बिटल को। तो ईथीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, हमने इथीन को क्यों लिया है? इथीन को हम मानते हैं कि यहाँ पर लोकलाइज्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके ऐसे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। फिर अगर इन 3 डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया जाए जैसे बेंजीन में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। फिर इन दोनों की एनर्जीज़ के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इथीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ऐसे ही 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स में जो एनर्जी होगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो हो जाएगी 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। बेंजीन की ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइज्ड थे, उनकी एनर्जी थी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। इथीन जो कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स रख रहे हैं, ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी बेंजीन की क्या हुई? हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2 बीटा का। तो बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी हो गई 2 बीटा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं। इथीन को हमने एज रेफरेंस कंपाउंड लिया है जहाँ पर हम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स कंसीडर कर रहे हैं जिनके बीच में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। तब उसकी एनर्जी ऐसे ऐसे अगर 3 डबल बॉन्ड्स होते आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, तो उसकी एनर्जी होती 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। वही 3 डबल बॉन्ड अगर डीलोकलाइज्ड हैं जैसे कि बेंजीन में, तो उसकी एनर्जी है 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी हमने जैसे पहले कहा वो क्या है? वो है एडिशनल बॉन्डिंग एनर्जी जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से उत्पन्न होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो जाएगी डीलोकलाइजेशन एनर्जी, यानी बेंजीन के केस में वो है 2 बीटा। तो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो 2 बीटा से ज़्यादा स्टेबल है। और ये स्टेबिलिटी कहाँ से आई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से। अब क्योंकि पिरिडीन को हम ये मानते हैं कि इसको हमने बेंजीन से डिराइव किया है बाय रिप्लेसिंग
CH बाय नाइट्रोजन। बेंजीन के एक CH को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हमको पिरिडीन मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि पिरिडीन का भी उतना ही डीलोकलाइजेशन एनर्जी होगी जितनी कि बेंजीन में थी, यानी 2 बीटा। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये आ जाता है कि नाइट्रोजन की इंट्रोडक्शन के साथ ही, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन उतना इवन नहीं होगा जितना बेंजीन में था। लेकिन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स में जब हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो कूलम इंटीग्रल में जो हेटेरो एटम के लिए कुछ पैरामीटर्स ऐड किए जाते हैं और कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड में भी रेजोनेंस इंटीग्रल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों में कुछ पैरामीटर्स ऐड होंगे, अल्फ़ा में हेटेरो एटम के लिए और बीटा में CX बॉन्ड के लिए। तो ये अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें तो हमको डीलोकलाइजेशन एनर्जी हेटेरोसाइकल्स की भी मिल जाती है।